हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम इतने क्वेश्चंस करके जाते हैं तो पूरे पूरे चांसेस है कि हमारे हाफ ईयरली में बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। याद होगा आपको, मैंने क्लास में बताया था जब सिमिलर वैल्यू का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो, जब सिमिलर वैल्यू का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो तो आपको याद हो नेट रेजिस्टेंस क्या आता है, याद है? आर बाई एन। यस, आर बाई एन। ठीक है, जब एक ही वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या आता है? आर बाई एन। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे हम लोग। तो क्या बोला, एक रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उसको हमने 5 पार्ट्स में कट कर दिया। अब अगर वायर को 5 पार्ट में कट करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 5 पार्ट में कट हो जाएगा। इनकी हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर बाई 5। ऐसे 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या बोला, इन पार्ट्स को हमने सबसे पहले पैरेलल में लगाया। याद रखना, हर एक की वैल्यू ये है और ऐसे कितने हैं? 5। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप मुझे बताओ आर नेट क्या बनेगा। आर नेट क्या बनेगा? हर एक की वैल्यू क्या है? आर बाई 5 और ऐसे कितने हैं? 5। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? आर बाई 25। ठीक है, ओके। नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? आर बाई 25। अभी क्या बोला हमें? हमें बोला है आर को इस नेट से डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो आर को नेट, हमारा नेट आंसर क्या आया? आर बाई 25। ठीक है, ये हमारा आंसर है ना यहाँ पे। तो अल्टीमेट इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 25। ठीक है, तो 25 ओम हमारा आंसर है। ठीक है, आई रिपीट, वापस से क्या बोला है, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, उसको हमने 5 पार्ट्स में कन्वर्ट किया। अगर हम 5 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 5 पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। हर एक का रेजिस्टेंस आएगा आर बाई 5। ठीक है, अब हम उसको पैरेलल में लगाए। जब हम सिमिलर वैल्यू की चीज़ें पैरेलल में लगाते हैं तो नेट क्या आता है? आर बाई एन। हर एक के रेजिस्टेंस था ये और डिवाइड बाय क्या किए? जितने भी रेजिस्टेंस थे 5। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आता तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें करना क्या है। आपको मैंने सिखाया था कि पावर के अंदर है ना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? पैरेलल में, राइट? याद है? और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? सीरीज़ में। रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला? एक बल्ब है, एक बल्ब है। एक बात आप मुझे बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आई मीन कीपिंग 10th स्टैंडर्ड इन माइंड, ये बल्ब है, एक ही बल्ब है मात्र, ना ये सीरीज में कनेक्ट है ना पैरेलल में कनेक्ट है। तो एक चीज़ तो फिक्स है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है? सेम। ठीक है, हम उसको कोई भी पोटेंशियल से कनेक्ट करें, इसका रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो क्या बोला, एक बल्ब जिसका वोल्टेज ये रहा एंड पावर ये रहा। बताओ अगर हम ये वोल्टेज लगा दें तो पावर क्या होगा? प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। हम डायरेक्टली फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न, यहाँ पर बल्ब सेम है। अगर पोटेंशियल चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। आपको ओम्स लॉ पता होगा, पोटेंशियल चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है, बिकॉज पोटेंशियल एंड करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड। तो V और I दोनों चेंज होगा, बट एक चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं, इस दोनों की मदद से रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P 100 है, V क्या है? 220 इंटू 220 अपॉन आर। तो यहाँ से R का वैल्यू आएगा 22 इंटू 22 ओम। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। अब क्या बोला है? अब वोल्टेज हो गया 110। सो जो नया पावर आएगा वो क्या आएगा? वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर बाय आर। आर तो सेम रहेगा, आर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, आर इज़ दिस जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, राइट? तो यहाँ से जब अपने सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25 वॉट। तो हमारा पावर क्या आ गया? 25 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। मैंने आपको इस तरह के 3 टाइप के क्वेश्चंस सिखाए थे बैच के अंदर। सबसे पहले आते हैं ये वाला। इसमें मैंने आपको सिखाया था ना, फॉर्मूला क्या लगेगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ध्यान रहेगा कि ए क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये डायमीटर 0.5 दिया हुआ है, अगर डायमीटर 0.5 है तो रेडियस क्या आएगा 0.25 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 10⁻³ याद है ना, MA/UA, M वाला क्या होता है -3 होता है और U वाला क्या होता है -6 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, फिर रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज में खाली पुट कर देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, क्या होगा रेजिस्टेंस को, देखो याद हो अगर ये टाइप 1 का क्वेश्चन था और इसी के अंदर ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एरर है, ये ओम आएगा, ठीक है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड अप। सुनिएगा, अगर आप डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू एरिया, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, थिंक 4 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, देखो ना, डायमीटर डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर क्या हो गया 4 टाइम्स, तो एरिया हो गया 4 टाइम्स। अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस और एरिया कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 टाइम्स, ठीक है। ये टाइप 2 था। और टाइप 3 याद है, फॉर अ गिवन वायर, टाइप 3 याद है, टाइप 3 का क्वेश्चन भी साथ साथ ही डिस्कस कर देता हूँ, क्या था वहाँ पे, फॉर अ गिवन वायर, हालांकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं बट एक रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, फॉर अ गिवन वायर याद हो अगर, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ डबल हो गया है तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि एरिया क्या हुआ होगा, हाफ, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड वी विल कंसिडर दिस, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, अगेन अ वेरी स्टार लेवल क्वेश्चन, पूरे चांसेस है कि हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब एक ही वैल्यू के रेजिस्टर जब पैरेलल में लगते हैं तो हमेशा आपका फॉर्मूला यही रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसमें कौन सी वैल्यूज हमें पता है, हाउ मेनी हमसे पूछा, हाउ मेनी मतलब n पूछा है, r क्या दिया हुआ है 176, और आर नेट निकालने के लिए ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलो इन दोनों इन्फॉर्मेशन की मदद से मुझे बताओ आर नेट क्या आएगा, लगाओ V इज इक्वल टू आई आर, क्या आएगा 44 ओम। तो ये 44 ओम में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से अल्टीमेटली सॉल्व करके मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गुड वन, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं हमें। क्या बोला, एक ही वैल्यू का 3 रजिस्टर है और हर रजिस्टर की वैल्यू क्या है 6, मतलब 6 ओम के 3 रजिस्टर है हमारे पास। इसको कैसे कनेक्ट करें ताकि ये और ये आंसर आए, इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में सिखाया था कि हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, हो सकता है कि ये तीनों सीरीज़ में हो सकता है ये तीनों पैरेलल में हो, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों सीरीज़ में हो, या तीनों पैरेलल में हो, या 2 सीरीज़ प्लस 1 पैरेलल, या 2 पैरेलल प्लस 1 सीरीज़। हर एक कॉम्बिनेशन से आंसर निकाल के दिखाइए और मन में रखिए, जिससे आंसर आएगा वही आपको बुक में लिखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। सर्किट बनाओ, 9 ओम कब बनेगा, 9 ओम कब बनेगा, जब ऐसा सेटअप होगा, ठीक है। 6 ओम के ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में। अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 ओम प्लस 3 ओम, आंसर इज 9 ओम, ठीक है। और सेकेंड पार्ट का आंसर, जब 2 पैरेलल में हो, सॉरी जब 2 सीरीज में हो और एक उससे क्या हो पैरेलल में, देखो कैसे सेटअप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 6 ओम और नीचे 6 ओम कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर का नेट क्या आएगा 12 और नीचे क्या आएगा 6, तो करो 1/12 प्लस 1/6, ऐसे निकलेगा। ऊपर का 12 और नीचे का 6 आपस में पैरेलल में है, निकालो आंसर क्या आता है, देयरफॉर 4 ओम आ गया आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और ये 6th क्वेश्चन एकदम सेम है। क्या बोला, सेवरल बल्ब्स, मतलब बहुत सारे बल्ब्स जिसका वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, आपको बोला हाउ मेनी, ठीक है, और बोला वो पैरेलल में कनेक्ट है। पता है इतना पढ़ के ना एक अंदर से इंस्टिंक्ट आना चाहिए, हाउ मेनी मतलब बहुत सारे हैं पैरेलल में, जब बहुत सारे पैरेलल में लगे हों तो वही वाला फॉर्मूला लगाता है, याद आया ना, हाँ बस वही वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आर नेट कैसे निकलेगा। यस,
ये 5 और ये 220, इन दोनों की मदद से आर नेट आएगा। यस, आप सही बोल रहे हैं, दैट इज 44 ओम। एन निकालने बोला है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ, मतलब हर एक बल्ब का आर नहीं दिया हुआ। इस बार हर एक बल्ब का क्या दिया हुआ है, पावर। देखो हर एक बल्ब का पावर दिया है। क्या कोई जुगाड़ है कि पावर की मदद से रेजिस्टेंस निकल जाए? कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है? यस, सही बोल रहे हैं आप। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो 10 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाय आर। तो आर की वैल्यू आएगी 220 इंटू 22। ये यहाँ पुट कर देते हैं, 220 इंटू 22 सॉल्व करके एन का वैल्यू आएगा 110। ठीक है, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन अगर आप पिक कर लो तो। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जितने भी शीट के अंदर क्वेश्चन डाले सब अच्छे एंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन ही डालें, ताकि आप ये प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपका काम हो जाए। क्या बोला, 2 लैंप है, पावर और वोल्टेज दिया हुआ, पावर और वोल्टेज दिया है। आपको क्या बोला है, करंट निकाल के बताओ। ठीक है, टोटल करंट क्या बोला है, क्या करंट वो ड्रॉ करेगा मेन लाइन से। मेन लाइन मतलब समझते हो, मेन लाइन मतलब क्या करंट ड्रॉ करेगा मेन लाइन से, मतलब बैटरी से। बैटरी से मतलब मुझसे क्या पूछा है, आई नेट पूछा है। तो मैं बोला एक काम करता हूँ, इसका करंट निकाल लेता हूँ, इसका करंट निकाल लेता हूँ, इन दोनों के करंट को जोड़ दूंगा तो टोटल करंट आ जाएगा। और मुझसे वही पूछा है कि टोटल करंट बैटरी से कितना उसने पुल किया। P दिया है, V दिया है, I निकालना है। और दूसरे वाले का आएगा P इज इक्वल टू VI2। तो 100 बाय 220 इज I1, 60 बाय 220 इज I2। ठीक है, सो देयरफॉर नेट करंट क्या आएगा, I1 प्लस I2, दोनों के करंट को जोड़ देंगे, दैट इज 160 बाय 220 विच इज 8 बाय 11 एम्पियर। ठीक है, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ हीट। याद हो क्लास में सिखाया था, हीट के रेट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट का मतलब होता है पावर, बिकॉज पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज हीट या हीट अपॉन टाइम, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट। ठीक है, तो हमसे रेट ऑफ हीट पूछा है। ठीक है, बिल्कुल भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इन शॉर्ट आपको पावर निकालना है, आपके पास आई है और आपके पास आर है। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई स्क्वायर आर। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 44। ठीक है, 25 इंटू 44। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बोला है भाई, देखो जब भी हम कोई भी चार्जर लगाते हैं सर्किट में, तो पीछे एक प्लास्टिक बॉडी होती है और आगे वो 3 पिन लगे हुए होते हैं, राइट। तो वही बोला है कि कॉर्ड मतलब वही प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी ग्लो क्यों नहीं करता, ग्लो मतलब हीट क्यों नहीं होता, जबकि आगे का जो पिन है, हीटिंग एलिमेंट मतलब आगे वाला जो पिन है, वो क्यों ग्लो होता है। देखो बड़ा सिंपल है, प्लास्टिक इंसुलेटर से बना है। किससे बना है, इंसुलेटर से। और इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसके लिए वो ग्लो नहीं करता, वो गर्म नहीं होता। बट जो हीटिंग एलिमेंट है वो तो एलॉय से बना है, और एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई, इसीलिए वो क्या करता है, ग्लो। प्लस वो अच्छा कंडक्टर भी होता है, वो चीज़ों को अच्छे से कंडक्ट भी करता है, हीट को, इसके लिए वो ग्लो करता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये थे जस्ट अभी कि 6 ओम के 3 रजिस्टर है, इस बार क्या बोला 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के रजिस्टर हैं। आपके पास बताओ क्या जुगाड़ लगाएंगे कि आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए या बोर्ड्स में आए तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हीट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं ए पार्ट का आंसर, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आपको वो हीट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। ये ए पार्ट का आंसर है, इसमें 3 ओम एंड 6 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/6 क्या आएगा, तो आर नेट आ गया 2 ओम।
अब इनका 2 है और इस ये 2, ठीक है, इस दोनों का मिला के 2 और ये सीरीज में 2, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। बी पार्ट में सर्किट बना दीजिए, तीनों क्या होंगे पैरेलल में, ठीक है, तीनों पैरेलल में। जब 2 ओम 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में होंगे तब नेट रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही हमारा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड वन। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। सुनिए, बोला लैंप है, टोस्टर है, वाटर है, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं और तीनों का वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तीनों पैरेलल में लगे तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 इज इक्वल टू 1/R नेट। सो इसका एलसीएम लेंगे तो 500 आएगा, ऊपर बनेगा 31, सॉरी 31 नहीं बनेगा, 16 बनेगा, सो सॉरी 16 बनेगा 1/R नेट। तो यहाँ से R नेट आएगा 500/16, आपको अगर डेसिमल में चाहिए तो 31.25 ओम, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? आपको इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस पूछा है। क्या बोला है? ये आयरन सेम सोर्स, ध्यान रखिएगा, सोर्स का मतलब जहाँ से करंट आता है, ठीक है, जहाँ से करंट आता है, इन शॉर्ट बैटरी, ठीक है, सेम बैटरी से कनेक्टेड है। तो उनके बैटरी से इतना वोल्टेज निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक आयरन का भी वोल्टेज क्या होगा 220 ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन सेम सोर्स से कनेक्टेड है। क्या बोला, आगे पढ़ो, टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। जितना करंट वो तीनों लेते हैं उतना ही ये भी लेता है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का और इन तीनों का वोल्टेज सेम है, इलेक्ट्रिक आयरन का और इन तीनों का करंट भी क्या है, सेम है, सेम। तो बताओ क्या करंट है भाई? एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक आयरन का वोल्टेज और इनका वोल्टेज सेम, इलेक्ट्रिक आयरन का करंट और इनका करंट सेम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों का करंट निकाल लेते हैं। जो इन तीनों का करंट आएगा वही इलेक्ट्रिक आयरन का आएगा। कैसे निकालेंगे सोचो। इन तीनों का रेजिस्टेंस आ गया, इन तीनों का वोल्टेज क्या है 220, तो क्या हम V इज इक्वल टू IR लगा के इन तीनों का I निकाल सकते हैं क्या? इन तीनों का I भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का I आएगा 7.04 एम्पियर। तो इन तीनों का करंट 7.04 एम्पियर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का करंट भी क्या है, सेम 7.04। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो, दिस इज बल्ब, ठीक है, दिस आर 3 बल्ब्स। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं मतलब तीनों का R क्या है, सेम, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। और क्या बोला है, करंट 3 एम्पियर दिखा रहा है एमीटर ए में। ध्यान से देखिएगा, दिस इज एमीटर ए। ये कौन सा करंट होगा, नेट। तो अगर नेट करंट 3 दिखा रहा है, ठीक है, अगर नेट करंट 3 दिखा रहा है तो आप एक बात समझिए कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल 4.5 है और पूरे सर्किट का करंट क्या है 3, ठीक है। अब अगर तीनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो तीनों के पास जो करंट जा रहा होगा वो भी क्या होगा, सेम। टोटल करंट 3 है तो हर एक के पास क्या करंट जा रहा होगा, 1 एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है, पक्का। तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो तीनों के पास करंट भी सेम होगा। अब अगर तीनों का करंट मिला के 3 आ रहा है तो हर एक के पास 1 आएगा, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या बोला, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर टू व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। हमने सीखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो जाए, जैसे ये B1 फ्यूज हो गया, अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 2 बल्ब जैसे जल रहे थे वैसे ही जलेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द ब्राइटनेस। रीडिंग में क्या होगा, चूंकि ये बल्ब फ्यूज हो गया तो A1 की रीडिंग अब 1 से क्या हो जाएगी 0, A2 और A3 की रीडिंग एज इट इज रहेगी, ठीक है, एज इट इज। अब जोड़ो, इसका 0 है, इसका 1 एज इट इज है, इसका भी 1 एज इट इज है, तो टोटल करंट अब 3 की जगह क्या हो जाएगा 2, टोटल करंट अब 3 की जगह क्या हो जाएगा 2। तो इतना ही क्वेश्चन था इसका, ठीक है।
नाउ अ वेरी गुड वन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक की वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो नेट क्या आएगा 8/2 4 ओम। ये 4 और ये 4 आपस में कैसे लगाएं सीरीज में, तो नेट अल्टीमेटली पूरे सर्किट का क्या आ गया 8 ओम। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है 8, सो देयरफॉर पूरे सर्किट का करंट कितना आएगा 1। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। क्या बोला है बताओ क्या पोटेंशियल डिफरेंस है 4 ओम के अक्रॉस। अब यहां से 1 ओम करंट निकला, सॉरी 1 एम्पियर करंट निकला, तो इसके पास भी 1 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब मुझे इसका पोटेंशियल पूछा, बताइए, याद करिए कैसे निकालते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, आई इसका 1 है और R क्या है 4, तो आंसर क्या आ गया 4 वोल्ट। पावर बताओ इसका, पावर कैसे निकालेंगे बताओ। पावर तो आप आराम से निकाल सकते हो, आपको I भी पता है, V भी पता है, R भी पता है, सब पता है, तो पावर निकाल लो V इंटू आई। चलो मेरा मन हुआ ये फॉर्मूला यूज़ करने का तो मैंने ये यूज़ कर लिया, तो आंसर आ गया 4 वॉट। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है, ध्यान देखो। यहाँ के एमीटर में रीडिंग क्या आएगा 1, फिर ये करंट घूम के वापस इधर आएगा तो इसके एमीटर की रीडिंग में भी क्या आएगा 1, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा एमीटर की रीडिंग में, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको सिखाना है फ्यूज से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा फ्यूज जो होता है ना वो एलॉय से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बहुत हाई, ताकि वो हीट होके वो हीटन अप हो जाए और हीट होके मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए मेल्ट, और मेल्ट होने से सर्किट क्या हो जाएगा ब्रेक, और इससे बाकी सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे बच जाएंगे। तो यहाँ से एक बात पता चली कि फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है लो। दूसरा, फ्यूज हमेशा सर्किट में सीरीज से कनेक्टेड होता है। क्या क्यों भाई, सीरीज में ही तो एक डिवाइस अगर खराब हुआ तो सब रुक जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फ्यूज को हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं ताकि अगर वो खराब हो जाए तो सर्किट क्या हो जाए ब्रेक। अगर पैरेलल में लगा दिए तो उसके खराब होने के बाद भी सर्किट चलता ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। भाई पढ़े थे ना ये बल्ब वाले क्वेश्चन में, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं फ्यूज से रिलेटेड कि बताओ 2 किलोवाट का पावर है, ठीक है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, बताओ कितने एम्पियर का फ्यूज आप अपनी सर्किट में लगवाएंगे, ठीक है। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए, ठीक है। तो 2 किलोवाट का पावर है और 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो हमें पता है P इज इक्वल टू वी आई, तो 2000 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई लगभग आएगा 9.09 एम्पियर। तो इसका मतलब इन सारे डिवाइसेस को मिनिमम इतना करंट चाहिए। तो हम जो फ्यूज यूज़ करेंगे, सोचो अगर एग्जैक्टली इसी वैल्यू का कर लिए फ्यूज तो क्या होगा, फ्यूज तो तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, हमारा अप्लायंसेस तो काम ही नहीं कर पाएगा। अप्लायंस को काम करने के लिए तो मिनिमम इतना करंट चाहिए। तो फ्यूज की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ग्रेटर देन आई होना चाहिए, बट नियरेस्ट होना चाहिए। नियरेस्ट मतलब हमारे केस में फ्यूज 10 एम्पेयर का होना चाहिए, ठीक है। 10 से बड़े एम्पेयर का नहीं होना चाहिए। क्यों, सोचो अगर हमने 12 एम्पेयर का फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा, अरे 12 एम्पेयर का फ्यूज आ गया, अगर कल के दिन करंट 11 एम्पेयर आ गया तो फ्यूज को तो कुछ नहीं होगा, पर मेरी डिवाइस तो खराब हो जाएगी। डिवाइस को तो 9 ही चाहिए था, तो 11 तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, डिवाइस खराब हो जाएगी बट फ्यूज एज इट इज़ है, तो फ्यूज का फिर पर्पस डिफीट हो गया ना। इसके लिए फ्यूज हमेशा नियरेस्ट वैल्यू का लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा VI ग्राफ। VI ग्राफ में मैंने आपको सिखाया था कि ये V और ये I का ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है रेजिस्टेंस। तो सबसे ऊपर C है तो C का रेजिस्टेंस क्या है सबसे ज़्यादा, फिर B का और फिर A का, ठीक है। VI ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है रेजिस्टेंस देता है। समटाइम्स ये क्वेश्चन में VI ग्राफ नहीं बोल के आपको क्या दे देते हैं IV ग्राफ दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर IV ग्राफ दे दिया तो आपको VI के नज़रिए से सोचना, इधर V लिखा ना, ऐसा उल्टा सोचो, ठीक है। तो इस बार रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, A का, ठीक है। तो A का ज़्यादा है, फिर B का और फिर C का। आई होप आपको समझ में आएगा। इतना अगर आप कर लेंगे दैट इज़ मोर देन इनफ, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक्ड इट।